अस्सलाम वालेकुम। तो ज़ाहिर है जी, हम तमाशबीन लोग हैं। तमाशबीनों को एक और तमाशा मिल गया। ऑडियो लीक हो गई साकिब निसार की और बल्ले बल्ले हो गई। खूब रौनक लग गई सोशल मीडिया पे, खूब धमाके हो गए, चस्के हमें बड़े मिल गए और छलांगे भी हमने बड़ी लगा लीं। लेकिन वो छलांगे लगाने और चस्कों के बाद अब ज़रा थोड़ा सा यानी गौर कीजिए ठहर के। नंबर एक कि पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस है, और चीफ़ जस्टिस भी कोई ऐसा सोबर डिसेंट आदमी नहीं है। मतलब एक जैसे गुंडा टाइप एक कोई हीरो बनता है, खलनायक टाइप जो फिल्म थी, साकिब निसार उस बुनियादी तौर पे ये वो आदमी था बतौर चीफ। यानी इफ्तिखार चौधरी है, वो भी एक मौला जट था, उसके बाद एक और मौला जट आया। और उसके यानी इस तरह का आदमी जो है बदतमीज़ आदमी था। कभी सिंध में जाके उनको जलील कर रहा है, कभी पंजाब में जलील कर रहा है। तो एक जिस तरह एक वो यानी बुल इन अ चाइना शॉप वाला रवैया। अब इस तरह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की टेलीफोन की रिकॉर्डिंग कौन करेगा? ये कौन लोग हैं जो इसकी यानी सिटिंग चीफ जस्टिस की ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करने की आलात भी रखते हैं, हुनर भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं? एक ऐसा चीफ जस्टिस पागल, यानी जिसको ये अंदाज़ा हो जाए कि मेरी कॉल अगर रिकॉर्ड हुई है तो वो यानी कुछ किसी हद तक भी चला जाएगा। वो ऐसे चीफ जस्टिस की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है ये किसने की है? ये वसाइल किसके पास है? अच्छा, पाकिस्तान में देख लें, दो इदारे हैं। ISI ज़ाहिर है ये कर सकती है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कर सकती है। अच्छा, अब अगर इन लोगों ने यानी ये कॉल रिकॉर्ड की थी और अपने पास रखी हुई थी और इन्होंने ही जारी करवाई है, तो फिर तो ये मामला बिल्कुल साफ सिंपल सा है कि नवाज शरीफ के हवाले से आप जानते हैं खबरें हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो पस पर्दा काफ़ी महीनों से जारी हैं, और नवाज शरीफ नहीं इस बात पे मान रहे कि आसान शराइत पे नहीं। और नवाज शरीफ की शराइत ये थी कि नहीं, वो तमाम जो लोग हैं वो TV पे आके माफ़ी मांगें, उनके नाम बताए जाएं, जिसमें वो जनरल फैज़ का नाम भी बार बार लेते हैं कि उनको भी आना चाहिए, और वो माफ़ियाँ मांगें तो फिर बात होगी। तो जाहिर है कि मुज़ाकरात में ऐसा तो नहीं होता कि 100% इधर की मान ली जाए या 100% उधर की मान ली जाए। दरमियान वाली बातें फिर ये लगता है कि ये वो सेटलमेंट है कि अच्छा ठीक है, जनरल फैज़ वगैरह को इधर तो आप ना आएँ, यहाँ से माफ़ी नहीं मांगेंगे जाएगी, बाकी लोगों को हम ठीक है बकरा बना देते हैं और इलेक्शन आपको दे देते हैं, आप हुकूमत आके बना लें। तो फिर तो ये बात बिल्कुल सादी है, सामने की बात है। और अगर ऐसा है तो फिर तो छलांगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना खुश होने की ज़रूरत है। वजह इसकी ये है कि ये तो 1000 दफ़ा पहले भी हो चुका है। यानी ये कि जब परवेज़ मुशर्रफ, तो बिल्कुल कल की बात है ना, उस वक्त भी फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी रिजनमेंट आ चुकी थी, गुस्सा आ चुका था, नफ़रत आ चुकी थी, लोग बेपनाह तंग थे। यानी 2008 में पाकिस्तान का जो हाल हो चुका था लोड शेडिंग से और टेररिज्म से, और आप जानते हैं ये नहीं बिल्कुल रिसेंट हिस्ट्री की बात है। तो उस वक्त जो है यानी ये हुक्म जारी करना पड़ गया था पेशावर में आर्मी ऑफिसर्स को कि आप अपने यूनिफॉर्म पहन के बाज़ारों में ना जाएं। लोग यानी इस हद तक गुस्से में थे। तो उसके बाद इलेक्शन हुए, वो आ गई जमहूरियत, और लेकिन फिर क्या हुआ? यानी जमहूरियत आते साथ ही, पीछे परवेज़ मुशर्रफ का इतना लंबा दौर है, और आते साथ ही यानी इलेक्टेड आदमी जो आसिफ जरदारी उस वक्त था, बेनज़ीर का जनाजा उठा के खड़ा हुआ है, और उसने ISI को वज़ारत दाखिला के यानी करने की कोशिश की मातहत। तो क्या फिर उसका हाल हुआ? अच्छा, इससे भी पहले चलते हैं, मुल्क टूट गया। और जब मुल्क टूट गया, इससे बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकती ना, जुर्म कोई नहीं हो सकता किसी भी फौजी हुकूमत के लिए। इससे बड़ा जुर्म क्या होगा? फौजी तो है ही हुकूमत दिफा के नाम पे, और उसी के दौरे हुकूमत में आधा मुल्क टूट जाए, तो इससे बड़ा फिर यानी सरेंडर हुआ इंडिया के सामने, बेइज्जती हुई, इससे बड़ा जुर्म क्या होगा? किसी एक को सज़ा मिली, किसी का कोर्ट मार्शल हुआ हो, किसी को फांसी हुई हो, गद्दारी के मुकदमे किसी पे चले हों। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो 90,000 फौजी छुड़ा के लाया था, वो भी छापने की हिम्मत नहीं कर सका। तो अगर उन्हीं टर्म्स पे आज भी बात होगी, और हो रही है, कि अच्छा ठीक है सिविलियंस को बकरे बना देते हैं, कदीर खान जैसा बंदा अगर बकरा बन सकता तो फिर तो किसी की हैसियत कुछ नहीं। और उन्हीं शराइत पे अगर आया मतलब आएंगे तो ठीक है, वो हो जाएगा, मतलब इलेक्शन भी हो जाएगा, हुकूमत भी मिल जाएगी, लेकिन 4 या 5 साल के बाद ये फिर जेलों में होंगे। और ये तो मैंने इस मफरूज़े को सामने रख के बात की है कि ये टेलीफोन की जो रिकॉर्डिंग है ये IB ने की है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर ये ISI ने की है, और उसके बाद ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत उसको रिलीज़ कर दिया गया। अगर तो बात ये है तो ठीक है, खैर है, समझ आती है, एक खेल है जो दोबारा खेला जा रहा है। लेकिन अगर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो या ISI ने रिकॉर्ड नहीं की, या की है जारी नहीं की, तो फिर ये सामने कैसे आई है? इतनी सलाहियत तो फिर CIA है, अमेरिकन एजेंसी कोई होगी, फिर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कुछ लोग हो सकते हैं,
अब उन्होंने अगर ये कॉल रिकॉर्ड की है तो फिर वो इसको रिलीज़ यदि कर रहे हैं तो फिर वो देखना पड़ेगा कि उनके तो इंटरेस्ट अफगानिस्तान के हवाले से हैं, वो फिर क्या करना चाहते हैं, यहाँ एनार्की लाना चाहते हैं, उसको तेज़ कर रहे हैं एनार्की के अमल को। और अगर ये तीसरी जो बात बहुत ही ख़तरनाक है वो ये है कि ये रिकॉर्ड तो CIA ने नहीं की, रिकॉर्ड तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और या फिर ISI ने ही की है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो या ISI की जो महफूज इनकी जो जहाँ पे इन्होंने अपनी फाइल्स रखी होती हैं वो हैक हो गया है और वहाँ किसी बाहर की एजेंसी ने आके इसको यानी पिक किया है और उस तरह से रिलीज़ हुई है। और अगर ये बात है, ये मैंने कल ट्वीट भी किया था कि अगर तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो और ISI की रिकॉर्डिंग है उन्होंने रिलीज़ कर दी है तो ये खैरियत है, कोई बात नहीं है, सियासी खेल है हमारे यहाँ, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर ये काम बाहर की किसी एजेंसी ने करके किया है तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। तो इसका मतलब है कि हम हाईएस्ट जो हमारा सिक्योरिटी बैरियर कौमी सलामती के जहाँ बेशुमार राज हैं वहाँ तक अगर कोई फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी पहुँच गई है तो वो तो फिर अब किस्सा ही ख़त्म। लेकिन बहरहाल मैं इसको ज़्यादा इस यानी ये कि ये CIA ने या नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी या चाइनीज़ इंटेलिजेंस या इंडियन इंटेलिजेंस, मैं नहीं समझता कि ये रिकॉर्डिंग उनकी है या उन्होंने जारी की है, ये पाकिस्तान के अंदर से ही मामला हुआ है। तो फिर ठीक है, अगर इस तरफ चलना है तो चल पड़े, लेकिन मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि इसका यानी कोई देर पा ये किसी मसले का हल नहीं है। ये एक वही है, मैं याद आपको चले एक हल्की सी बात बताता हूँ फिर वीलॉग ख़त्म करते हैं, बचपन की अपने। वो साइकिल पे पंचर लगते थे जब यानी साइकिल यानी बच्चे चलाते थे, मैं भी चलाता था, तो वो जो हवा भरते थे ट्यूब में साइकिल के टायर में, तो जब पंचर हो जाती थी तो पंचर वाले के पास जाते थे तो पंचर वाला पूछा करता था कि कच्चा पंचर लगाना है या पक्का पंचर लगाना है। अच्छा, कच्चा पंचर जो है वो सस्ता होता था, गालिबन 8 आने का या 1 रुपये का उस ज़माने में। तो कच्चा पंचर ये होता था कि वो उसमें कोई टाइम वगैरह नहीं लगता था, वो जल्दी से लेके एक वो यानी उसके ऊपर एक वो यानी स्ट्रैप सा लगाते थे और उसको फ़ौरन हवा भर के कहते थे कि जाएँ, मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो। और पक्का पंचर ये होता था कि वो यानी ट्यूब जहाँ से उसका वो यानी डैमेज होती थी, होल होता था, वहाँ पे वो एक और ट्यूब का पीस रख के तो फिर उसको गर्म करके उसको यानी साथ उसके मिला दिया करते थे रबड़ को, वो होता था पक्का पंचर। तो अगर हमारे यहाँ ये जो ऑडियो लीक आई है, ये अगर किसी मुज़ाकरात और इस अरेंजमेंट के तहत ये सारी चीज़ें आ रही हैं और आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये फिर कच्चा पंचर है, ये पक्का पंचर नहीं है, ये कच्चा पंचर है जो फिर आपको 4-5 साल निकाल जाएगा और उसके बाद। अच्छा, अब 100 बातों की एक बात यह है, क्या नवाज शरीफ लाखों की तादाद में और फजलुर रहमान और सियासी पार्टीज़ और सारी है, क्या ये अपने वर्कर्स को बाहर निकाल के मुल्क को जैम कर सकते हैं, रोक सकते हैं? फिर तो इनकी सुनी जाएगी। अगर ये काम ये नहीं कर सकते, जो कि लगता है कि नहीं कर सकते अभी तक, तो वरना को कॉल इस तरह की आ जाती, अगर नहीं कर सकते तो फिर ये वही ज़ाहिर के दायरा है और जिसमें हम दोबारा से चले जाएंगे। और इसमें दुआ ये करनी चाहिए कि ये हो जाए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है फार्मूला अब चलने वाला है। मैं आपसे दयानतदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कच्चे पंक्चर जो है ना, ये चल रहे हैं कच्चे पंक्चर 73-74 साल से। अब कच्चे पंक्चर से 22 करोड़ की आबादी का ये मुल्क इस अवेयरनेस के साथ, मतलब है कच्चे पंक्चर के साथ चलो चल जाता, प्रोवाइडेड के इकॉनमी के हालात बेहतर होते, लोग अपने यानी बाज़ारों में रौनक लगी होती, काम जारी होता। लेकिन इकॉनमी ने आगे भी दूर दूर तक बहाली के असरात कोई नहीं है, और ना ही हमारी अशराफिया जो है ये टैक्स देने पर आमादा है, ना ही ये हमारी अशराफिया जो है वो अपना जायज़ टैक्स जिसे कहते हैं ना उसके लिए पर आमादा है, ना रिफॉर्म्स के लिए आमादा है। तो फिर उस जो इसमें वाहिद चीज़ रह जाती है वो यही है कि ये सब अपने ऊपर डीलें करते रह जाएंगे और नीचे से एक चिंगारी ऐसी भड़क सकती है आजकल के माहौल में, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या हमारे जो इदारे हैं, आप यूँ कहें परमानेंट, वहाँ पे ये एहसास पाया जाता है? जी बड़ा शदीद पाया जाता है। मैं जिन ऑफिशल्स से मेरे राब्ते रहते हैं या मैं पूछने के लिए, ज़ाहिर है मैं दोस्तों में जब आप पूछते हैं मेरा काम की नौयत है मुझे पूछना है, वरना तो आप घर में बैठ के अंदाज़े तो ख्याली पुलाव तो नहीं बना सकते ना। आप जब तक लोगों से रब्ता नहीं रखेंगे, पूछेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बात तो मैं आपको रिपोर्ट कर देता हूँ कि परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि वो अपने रोल में किसी जोहरी तब्दीली पर आमादा है, बिल्कुल नहीं। ये वहाँ दूर दूर तक गुमान में भी नहीं है कि वो अपने कंट्रोल को छोड़ देंगे या आइन के तहत आ जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं है। ये है कि परेशानी है, इकॉनमी बहुत बुरी है, संभल नहीं रहा, हमें स्टेबिलिटी लानी है, और उसके लिए ठीक है अगर लोग इलेक्शन मांग रहे हैं तो ठीक है, फिर इलेक्शन दे देते हैं, और अभी ताकि मामला मुल्क सीधी समत में आ जाए, फिर उसके बाद इन द लॉन्ग रन देखेंगे। अभी ये सूरत हाल है वहाँ। तो लेट्स सी, देखते हैं, इंटरेस्टिंग होती जा रही है।
बस हमें तो यही आखिरी बात मैं करूँगा कि पुरअमन हो, चिंगारी ना कहीं लग जाए। फिर मुलाकात होगी, ये ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।